चिश्ती साहब, इससे पहले एक इजराइल की स्टेटमेंट आई थी कि आफ्टर ईरान तुर्की है उनका निशाना। वैसे तो हम भी उनका निशाना रहे हैं, खैर ईरान से ही उनको फरागत नहीं मिली, बल्कि ईरान उन्हें फारग करता नज़र आता है। अब ये जो सीरिया में उन्होंने किया है, क्या इसके बाद तुर्की की फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है? उधर वो ज़ाहिर नाटो का मेंबर भी है, उसने उधर भी इजराइल के साथ भी ताल्लुकात उनके ठीक, ट्रेड तो वो करता है तुर्की उनके साथ। तो कैसे देखते हैं आप इस इक्वेशन में, उस बदली हुई कॉन्फ्लिक्ट में? बहुत शुक्रिया गाजी साहब और मियां साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, जो इस वक्त तुर्की की पोजीशन है वो यूनिक है। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है, बल्कि ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ वाइज दूसरा बड़ा मुल्क है। बहुत ज़्यादा मिलिट्री और वेस्टर्नाइज और ख़ास तौर पर अमेरिकन इक्विपमेंट है उसके पास। हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा एक्सेस उसको दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और तुर्क बहुत काबिल लोग हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी इमोशनल कनेक्शन ये भी है कि मैंने तुर्की में इस्तांबुल में ही वॉर कोर्स किया है, टर्किश लैंग्वेज सीख के किया था काफ़ी साल पहले। तो उस वक्त भी ज़ाहिर है हमारे साथ कोलैबोरेशन भी थी और बहुत ज़्यादा एक एडवांस और एक पैशनेट कॉम भी है। लेकिन दुनिया को अब ज़ाहिर हुआ कि अगर किसी वक्त भी अमेरिका को चॉइस करना पड़ा बिटवीन इजराइल और वो कोई और मुल्क, तो फिर अमेरिका हमेशा इजराइल को फौकियत देगा। नेटो में होने के बावजूद आपने देखा इजराइल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली थ्रेट्स करता रहा। जो क्लोज एलाइज थे मिडल ईस्ट में, उनको अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अमेरिका का एक और ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि यूक्रेन को उस तरह मदद नहीं दे सका, ऑल्दो वो टॉपिक नहीं है, लेकिन इस वक्त यूक्रेन बहुत क्राइसिस में है और इवन उन्होंने यूके से मदद लेनी शुरू की हुई है। जो वो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल फायर कर रहे हैं रशिया के ऊपर, अमेरिका मदद नहीं दे रहा। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का एक छोटा सा मैं और भी जाहिर कर देता हूँ यहीं पे, वो ये कि इस वक्त यूक्रेन 39 जहाज F-16 उड़ा रहा है जो अमेरिका के बने हुए हैं, लेकिन एक भी अमेरिका ने खुद नहीं दिया। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों से दिलवाए थे, नीदरलैंड और दूसरे मुल्कों को कहा था कि कंट्रीब्यूट करके 39 जहाज दे दें यूक्रेन को। सो अब ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अमेरिका का जो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है, वो मुल्कों में एक रियलिज्म आई है। और ख़ास तौर पर मैंने जैसे अर्ज किया कि इजराइल के मुकाबले में जब भी आएगी तो फौकियत इजराइल को मिलेगी। स्टैंड अलोन तुर्की की ऑब्लिगेशन ज़रूर है कि वो एक नाटो का अहम मुल्क है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी ज़रूर पैदा हुई है और ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के दरमियान वो भी पैदा हुआ है। और उसी की वजह से आपने नोट किया कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो मुआहदा हुआ है, एक बैकड्रॉप में कंट्रीब्यूशन वो भी है अमेरिका का अपना रिलायबिलिटी इन द मिडल ईस्ट और अमेरिका की अपनी रिलायबिलिटी बिटवीन तुर्की एंड इजराइल, अगर को खुदा न खास ऐसा मौका आया। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में एक एलिमेंट ऑफ रियलिज्म जैसे तुर्की को है, वही मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अमेरिका शायद किसी स्टेज पर भी तुर्की को वजन नहीं डालेगा एज कम्पेयर टू दैट। और तुर्की इंडिपेंडेंट भी बहुत ज्यादा, मिलिटरीली भी बहुत एडवांस है। लेकिन चिश्ती साहब, जो अभी सूरत हाल है वो तो नजर ये आ रही है कि जो तुर्की और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि शाम के अंदर जैसे उन्होंने हमला किया, बाकायदा उन्होंने फजाइया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, और वहाँ पर जो है वो बाकायदा तुर्की ने इस पर एहतजाज तो किया है, मजम्मत भी की है, और वहाँ गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। और इससे पहले एक बयान भी आया था कि अगर ईरान जो है जल्दी निपट गया तो फिर तुर्की की जो बारी है। तो क्या वाकईतन दोनों मुल्कों की जंग हो सकती है? इजराइल जो है वो तुर्की को खतरा समझता है, एक बाकायदा खतरा, और वो उसको इस खतरे को निपटाने की कोशिश करेगा? इस वक्त फौरी तौर पर तो नहीं मियां साहब, लेकिन जिस तरफ सीरिया जब हमले के लिए चुना जाता है इजराइल की तरफ से, तो उसके टू प्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं। सीरिया में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस या डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस ईरान का रहा है, अभी नहीं, पहले पिछली हुकूमत में। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं और सीरिया बहुत एक किस्म का बेस लाइन रहा है। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब दूसरा आपने देखा, जिसकी तरफ आप इशारा कह रहे हैं कि तुर्की की बहुत सेंसिटिविटी है, तो जब इजराइल चॉइस करता है कि सीरिया में उसने स्ट्राइक करनी है, तो वो दो मुल्कों को हिट कर रहा है इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली ईरान को भी और ऑब्वियसली तुर्की को भी। और तुर्की की डेफिनेटली सेंसिटिविटी है और ये मैसेजिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अभी वो जंग में चला जाएगा तुर्की के साथ, ये टाइमिंग्स बड़े आउट हैं। और अगर वो जा सकता तो वो ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर देता। ये सिर्फ सिग्नलिंग है, एक डिस्ट्रैक्ट करने की और उनको वॉर थिएटर से दूर रखने की और उस मुआहदे को अंडरमाइन करने की जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान हुआ है। एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन मैं जरूर देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरफ आप कह रहे हैं कि अगर एक प्रोलॉन्ग जंग में जाना चाहता है इजराइल इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल इन हालात में जब अमेरिकन खुद ट्रबल में है,
इजराइल स्टैंड अलोन तमाशाई बना हुआ है। 1.5 महीने बाद इलेक्शन है नेतन्याहू के। पहले ही पिछली जंग से नेतन्याहू को बिल्कुल हासिल नहीं हुआ जो वो चाहता था। एक वॉर ट्रॉफी इजराइल ले जाना चाहता था, वो चाहता था इजरायली लोगों को ये कहे कि मैं सिक्योर कर दिया इजराइल को, वो नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल है तुर्की को इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि मिलिटरीली कोई ऐसी वॉर ट्रॉफी वहां से लेके जाने की। तो मेरा ख्याल है शॉर्ट टर्म स्टैंड अलोन इम्पल्सिव एन एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करने के लिए है ये सारा कुछ। अच्छा चिश्ती साहब, एक ना अब पहले कह रहे थे 2 हफ्ते सर एक और मामला आपके सामने रखता हूं और वो मामला है यूएई का। जी जी मैं ये अर्ज कर रहा था मैं ये अर्ज कर रहा था चिश्ती साहब कि एक स्टेलमेट एक्सटेंडेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अमेरिका मानने को तैयार नहीं है अपनी शिकस्त, कभी ओमान को कहता है, कभी हमें फ़ोन करता है। तो ये मुझे एक स्टेलमेट लग रहा है और उसका कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। हाउ डू यू थिंक, हाउ यू लुक एट इट? देखिए गाजी साहब, बुनियादी तौर पर स्टेलमेट जिसको आप कह रहे हैं वो स्टेलमेट है नहीं, उसको परसीव ऐसा कराया जा रहा है कि स्टेलमेट है। जो देखिए जंग के अंदर कौन हारा कौन जीता ये तो तारीख फैसला करेगी, लेकिन हमने या मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ एयर पावर और स्ट्रैटेजी ने ये देखना होता है कि किसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या थे और कितने % हासिल कर पाया। अमेरिका की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बैक बाय इजराइल, उनके पास अनलिमिटेड सोर्सेज के बावजूद वो जो क्लेम किया गया था ओपनिंग स्पीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी 28 फरवरी को, उसमें से कितने हासिल हुए वो शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन लोगों को कंक्लूजन पता है। ईरान का मैंने 28 फरवरी को कहा था कि ईरान ने 2 चीजें करनी है, सस्टेन एंड सर्वाइव, और वो ईरान ने कर लिया और वो नहीं कर सका। वो जितना आप 2 चीजों में मुकाबला होता है साहब, हमें ये देखना है, एक होता है पेन इंड्योर करना और पेन इन्फ्लिक्ट करना। अमेरिका आया था जंग में पेन इन्फ्लिक्ट करने के लिए ताकि एक इंड्योरेंस जो ईरानी की है उसको ब्रेक किया जा सके, वो नहीं टूटी। उल्टा ईरान ने पेन कॉज करना शुरू कर दी और पेन इन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दी स्टेट ऑफ हॉर्मोज की शक्ल में डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली आपने देखा वो मुख्तलिफ शिप्स को अटैक करते रहते हैं, वो एक तारीख का हिस्सा है। तो आई थिंक जब तक आपको बार्गेनिंग लीवरेज ना मिले क्लियर कट, आपको नेगोशिएशन टेबल पर आप कंसेशन कोई नहीं देता। और यहाँ पे स्टेलमेट इसलिए आपको नजर आ रही है, स्टेलमेट इटसेल्फ भी अगर हम मान भी ले थोड़ी देर डिस्कशन के लिए, तो वो भी ईरान की विक्ट्री है। सुपर पावर एक तरफ, इजराइल एक तरफ, और अगर हम कहें स्टेलमेट का मतलब है कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ईरान की विक्ट्री की, हार जीत की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं और साथ सर्वाइवल की बात कर रहे हैं, इसमें नजर ये आ रहा है 2 चीजें आपके सामने रखूंगा और उसमें आपकी रहनुमाई चाहूंगा। एक तो हथियारों से जो है वो अमेरिका जो है वो जंग नहीं जीत सका। अब आज ट्रंप साहब ने कहा कि मैं एक माशी जंग शुरू करने जा रहा हूं और जबरदस्त हमला जो है वो उन्होंने कर दिया, माशी हमला ईरान पर। अब क्या ईरान जो है इसको भी सह लेगा? और तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका के पास अगला क्या ऑप्शन होगा? दूसरा, अब यूएई के और ईरान जो है वो आमने सामने आ चुके हैं और दोनों में इतनी कशीदगी बढ़ चुकी है कि ईरान ने उनके टैंकर पर कब्जा कर लिया और ईरान ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम पर जो है मिसाइल दागे हैं, ईरान ने कहा कि मैंने नहीं दागे। उनके ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, तजारती ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। और दूसरी जानिब जो यूएई के थिंक टैंक्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और साथ ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के माशी हालात इतने खराब हैं, वो कहां से जो है वो सालसी कराएंगे, कैसे वो इन मामला को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो मुआहदे जो हैं वो पूरे करेंगे। तो इस तरह के जो मामला शुरू हो रहे हैं, क्या इसमें भी इजरायली इन्वायरमेंट है और इंडियन एलिमेंट्स भी इसमें हैं और दोनों मुल्क जो आमने सामने हो चुके हैं, तो यहां पर भी बड़ी झड़प हो सकती है? मियां साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जंगें लड़ने का मकसद ये होता है कि आप अपना इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ा सकें कि आप अपनी मनमानी फैसले ले सकें। अमेरिका का क्या इन्फ्लुएंस 28 या 26 27 फरवरी को था इस इलाके में और आज क्या है, वो तारीख का हिस्सा है, वो मेरे कहने से ना बदलेगा ना इम्प्रूव होगा। जो इन्फ्लुएंस जब आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और खास तौर पर अगर आपने कोई कमिटमेंट दी होती है, कॉन्फिडेंस दिया होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी होती है उन मुल्कों को जो कि मिडल ईस्ट में 19 बेसिस थे, आज वो ना सिर्फ ऑपरेशनल नहीं है बल्कि उनकी सर्वाइवल यहाँ पे खतरे में है, नंबर 1। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि जो इकोनॉमिक थ्रेट है वो बेसिकली एक और अपस्केल किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि मैं ईरान से तो वो लीवरेज नहीं ले सका, लेकिन अब अगर मैं ग्लोबल प्रेशर बिल्ड करूंगा, ग्लोबल एक जिसको कहते हैं ना कीमत सारी दुनिया जब देने लग जाएगी तो शायद वो ईरान पर प्रेशर डालेंगे। तो ये सेल्फ डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। जब आप खुद दुश्मन से डायरेक्ट वो बार्गेन ना ले सकें तो आप उसकी सराउंडिंग में ऐसे माहौल पैदा करना चाहते हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज अमेरिका नहीं खुलवा सका तो उसको काउंटर ब्लॉकेड करना पड़ गया। ये भी डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है कि आप जो मेन ऑब्जेक्ट से हट के एक काउंटर स्ट्रेटजी में चले जाए। एक ये पहले सवाल था, ये जवाब ये है। तो मेरा ख्याल है ग्लोबलाइजेशन इसलिए है कि जो जो इफेक्ट होगा वो प्रेशर बिल्ड करेगा ईरान पर।
दूसरा जो आप यूएई का कह रहे हैं कि यूएई के साथ कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हुई है, और जो थिंक टैंक कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक यूएई की हुकूमत सरकारी तौर पर हमें कोई ब्लेम करे या हमारी तरफ फिंगर पॉइंटिंग करे, थिंक टैंक से तो बाय डिजाइन भी कराया जाता है और बाय डिफॉल्ट भी कराया जाता है। उसमें हमें उलझने की और परेशानी की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनकी स्टेट कहेगी कुछ, आई थिंक उस दिन हमें सीरियस लेना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएई और ईरान के दरमियान बहुत कशीदा हो गए हैं। और आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूं कि जो तकरीबन जो अटैक किए हैं ईरान ने आउटसाइड ईरान, जिन मुल्कों पर हमले किए हैं, उसमें 49% उसने यूएई पे किए हैं, 16% तकरीबन इजराइल पर किए हैं। अब मैं सिर्फ रेशो इसलिए कह रहा हूं कि वो डिस्टेंस की वजह से उन्होंने 16% भी बड़े इफेक्टिव थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 75 गुना छोटा है जोग्राफियाई लिहाज से ईरान की निस्बत इजराइल। लेकिन यूएई को सबसे ज्यादा टारगेट किया, नोइंगली कि उनका बिजनेस है, उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री है, होटलिंग है, टूरिज्म है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स और बिजनेस सेंटर्स है, वहां पर तमाम के तमाम इफेक्ट हुए हैं। तो आई थिंक वही कशीदगी नजर आ रही है। और बैक करें, आपने मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो जाहिर है इनको नहीं पसंद आ रहा, उनकी ज्यादा एफिलिएशन इजराइल के साथ है, वही नजर आ रहा है। लेकिन मैं ख्याल है कि इस वक्त यूएई डायरेक्टली इंगेज नहीं करना चाहेगा, जैसे उसने पहले नहीं और किया। दूसरा, ये माफ़ी वो चाहता हूँ सिर्फ इंटरजेक्शन के लिए चिश्ती साहब, इसी पे मैं आपसे क्यों लेके ये यही बात, ये जो सैंक्शंस हैं अगर आप वो लगाता भी है माशी, तो में उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी जब दो बड़ी ताकतें उनको के लिए ये सैंक्शन बाइंडिंग